गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने बात किया था कि ये अंकित की आर्ट क्लासेस शुरू किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांतों को समझना है, पॉलिटिकल साइंस को ठीक से पढ़ना है। उसी संदर्भ में हम आज आगे बढ़ते हुए बहुत विचार विमर्श के बाद, जैसे आज भी हमारे साथ यहाँ क्लासरूम में भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे बात किया गया कि किस टॉपिक पे बात किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर लिया जाए कि इंटरनेशनल रिलेशन पर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थॉट है, बहुत सारे, किस पे बात किया जाए। तो लगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात किया जा सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक आइडिया तो लगभग सभी के पास है, तो उसी से शुरू करना तो फिर लगेगा कि जो सब कर रहा है वही हम कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है। तो फिर लोगों ने डिसाइड किया, बच्चों ने बताया कि कुछ पॉलिटिकल थॉट से शुरू करते हैं। तो उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो काफी विचार विमर्श के बाद रिजल्ट देखिए कैसे, मतलब बच्चों के हिसाब से ही चलना है कि हमने फाइनलाइज किया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा जाए। लेकिन इसमें भी वेराइटीज हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे प्लेटो पढ़ा जाए कि अरस्तु से शुरू किया जाए, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, किससे, हन्ना आरेंट, ग्रामसी, किससे शुरू किया जाए। तो बहुत सारे टीचर प्लेटो से शुरू करते हैं। प्लेटो से शुरू करना भी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का शुरुआत प्लेटो से ही सही रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले सोक्रात हुए, सोक्रेट्स जिनको कहते हैं, तो उनका कोई लिखित रूप मिलता नहीं है। इसलिए प्लेटो के चिंतन से ही हम लोग शुरू करते हैं, जबकि प्लेटो का सारा मूल विचार प्लेटो तो सुकरात के नाम से ही लिखते हैं। लेकिन हमने कुछ अलग किया आज। हमने क्या किया कि आज हम क्लास शुरू करेंगे हन्ना आरेंट से। ये ऐसी महिला विचारक है जिनके बारे में मतलब बहुत कम ही लोग जानते हैं। कार्ल मार्क्स और थॉमस हॉब्स बहुत सारे लोग जानते हैं, मैकियावेली, प्लेटो, अरस्तु तो जानते ही हैं। हन्ना अरेंट का बहुत बच्चों को तो नाम भी नहीं पता होगा। मेरे हिसाब से यहाँ जो क्लास में बच्चे बैठे हैं इनको भी नहीं पता होगा। अगर हन्ना अरेंट सीधा बोल दिया जाए तो ये भी नहीं पता चलेगा पुरुष है कि महिला है, कोई सिद्धांत का नाम है कि क्या है। तो हमने कोशिश किया कि आज हन्ना अरेंट से ही क्लास की शुरुआत की जाए। आखिर क्या है, तो जब भी हम कोई विचारक पढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं कि उस विचारक के एक केंद्रीय विचार को सबसे पहले समझना जरूरी है। जैसे कार्ल मार्क्स को समझते हुए हम अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखते हैं, प्लेटो को समझते हुए आदर्श राज्य को केंद्र में रखते हैं, अरस्तु को जब पढ़ते हैं तो उस समय हम नैतिक और अच्छा जीवन को केंद्र में रखते हैं। इसको केंद्र में रखने से फायदा क्या है कि इसके इर्द गिर्द ही सारे विचारक के विचार घूमेंगे। उनकी शिक्षा पद्धति हो, उनका राज्य का निर्माण हो, राज्य का चरित्र हो, सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही हन्ना अरेंट को पढ़ेंगे। फैक्ट्स रटने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट्स आपको गूगल पे भी मिलेंगे, चैट जीपीटी पे भी मिल जाएंगे, बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स छोड़ देंगे। कंसेप्ट के बीच में फैक्ट्स आने से आपके बातों में वजन आता है। जैसे अभी हन्ना अरेंट पढ़ते हुए हम सर्वाधिकारवाद पढ़ेंगे, टोटलिटेरियनिज्म। अगर इसको पढ़ाते हुए हम ये बोले कि हाँ भाई, हन्ना अरेंट ने अपने बुक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में ये बात कहा, तो मेरे बात में वजन आएगा, मेरे आंसर में वजन आएगा, और वैसे ही समझना है। तो हन्ना अरेंट का जन्म तो हुआ 1906, जन्म हुआ 1906, जर्मनी। जर्मनी, वही जर्मनी जहां से हिटलर आया था। इसीलिए आप देखिए कि वही जर्मनी में जहां हिटलर का उदय हुआ, तो हन्ना अरेंट का विचार हिटलर से प्रभावित है। क्योंकि हिटलर को के बारे में कहा जाता है कि हिटलर ने लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म कर दिया। बात पे गौर कीजिएगा, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म कर दिया, सर्वाधिकारवादी सत्ता स्थापित कर दी। समझेंगे अभी वो क्या होता है। तो 1906 में जर्मनी में हन्ना अरेंट का जन्म हुआ। ये महिला विचारक है। ऐसे ही महिला विचारक के मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है। कुछ ऐसे महिला विचारक हैं जिनको पढ़ना होता है। भारत में पंडिता रमाबाई को हम लोग पढ़ते हैं। तो हन्ना अरेंट क्या कह रही है कि ये मानव गतिविधियों का पहले वर्णन कर रही है। इनका वर्गीकरण है मानव गतिविधि पे, कि कोई मनुष्य का गतिविधि क्या होता है, मनुष्य की कौन कौन सी गतिविधि होती है, कौन कौन सा कार्य मनुष्य करता है, और उसके गतिविधि को कितने वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। तो हन्ना अरेंट बताती है कि मानव गतिविधि को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है श्रम यानी कि लेबर, दूसरा कार्य यानी कि वर्क, और तीसरा है एक्शन
यानी कि क्रिया। मानव गतिविधि, मानव द्वारा किया जाने वाला कार्य, उस गतिविधि को हन्ना अरेंट 3 वर्ग में बांटती है, श्रम, कार्य और एक्शन या क्रिया। श्रम क्या है? तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि भाई कोई भी आर्थिक उद्देश्य से किया गया कार्य श्रम है, कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ बच्चे पेमेंट करेंगे, ये हमारे लिए क्या है? श्रम है। जिसको आप इकोनॉमिक्स में उत्पादन के साधन में पढ़ते हैं कि हाँ, उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो वहाँ जो श्रम है वो आर्थिक उद्देश्य है। कुछ कुछ यहाँ भी वही है, पर व्यू बदल जाएगा, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहाँ श्रम का मतलब क्या कह रही है हन्ना अरेंट? कह रहे हैं कि वे सारी भौतिक और जैविक गतिविधियां जो मनुष्य करता है वो श्रम है। वे सारी भौतिक और जैविक गतिविधि। अब जैविक गतिविधि क्या होता है? जैविक गतिविधि का मतलब बायोलॉजिकल नीड जो होता है, जैसे सेक्स। वैसे ही भौतिक गतिविधि होती है, जैसे हम जीने के लिए क्या करते हैं। देखो, दो विचार एक होता है, एक इहलौकिक, एक पारलौकिक। इहलौकिक जो इस दुनिया में है, जैसे ये मार्कर, ये बताइए कि इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं? आप लोग बताइए। बिल्कुल। तो ये क्या है? भौतिक वस्तु है। पर आत्मा, आत्मा को आप टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं? नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों के मदद से जान सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है? पारलौकिक विचार है। वैसे ही ईश्वर, ईश्वर इहलौकिक नहीं है, पारलौकिक है, जो इस संसार से परे है ना। फिलॉसफी में बहुत डेप्थ में जब आप जाएंगे तो आपका विचार हिलने लगेगा, क्योंकि पहले से जो आप, हमारी कुछ पूर्व मान्यताएं होती है, उस मान्यता के आधार पर हम चीजों को समझते हैं। तो भौतिक आवश्यकता और जैविक आवश्यकता को हन्ना अरेंट कह रही है कि ये मानव के श्रम गतिविधि के अंतर्गत आएगा, और प्रत्येक मानव का प्राथमिक गतिविधि है। अगर थोड़ा और एक स्टेप आगे जाके समझे तो श्रम ऐसा गतिविधि है जो भौतिक और जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ये आवश्यकता तो मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। मनुष्य को भी जैविक गतिविधि करना होगा, भौतिक करना होगा। अरे खाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, पशु को भी करना पड़ेगा। अब उनके लिए काम वो नहीं है कि कॉर्पोरेट है ना 9 to 5 का जॉब वो करेंगे, पर जो भी करते हैं उनको भी करना पड़ेगा। जैविक आवश्यकताएं उनकी भी है, इनको भी पूरा किया जाएगा, है ना। अरस्तु का विचार भी कहा जाता है कि हन्ना अरेंट के विचार में आपको अरस्तु का पुनर्जीवन दिखेगा। अरस्तु भी ऐसे ही मानव की गतिविधि को कहते हैं, वो भी यही बताते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं भौतिक आवश्यकताएं, कुछ होती है नैतिक आवश्यकताएं। देखो, हम पढ़ते हुए हमेशा कंपैरेटिव ही पढ़ते हैं, एक विचार लेंगे, पर जब तुलना करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए अभी हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा परेशान नहीं होना है कि अरस्तु कहाँ से बीच में आ रहा है। आता है, कहाँ से क्या आएगा, आएगा ही, है ना। हम पढ़ते हुए अभी थॉमस हॉब्स भी आएगा बीच में, तो मूल फोकस तो हन्ना अरेंट पर रहेगा, लेकिन हम सबको थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देके लाते रहेंगे। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति की एक आवश्यकताएं होती है भौतिक, एक होती है नैतिक आवश्यकताएं। पशु की हमेशा भौतिक आवश्यकताएं होती है, हमेशा वो भौतिक आवश्यकताएं के इर्द गिर्द घूमेगा, पूरा करने का प्रयास करेगा। ईश्वर, ईश्वर हमेशा नैतिक आवश्यकताएं होती है, ईश्वर नैतिक है। पर मनुष्य इन दोनों से अलग है। मनुष्य को भौतिक आवश्यकता भी है, नैतिक आवश्यकता भी है। वही विचार आपको यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन आते हैं नेट जेआरएफ वगैरह में या फिर पीजी के लेवल में एग्जाम में कि हन्ना अरेंट का विचार अरस्तु का पुनर्जन्म है। तो वहां आपको ये तुलना करना पड़ेगा कि इसके विचार में क्या कॉमन दिख रहा है, उनके विचार में क्या कॉमन दिख रहा है, कहाँ दोनों कोलाइड कर रहे हैं, मिश्रण कहाँ हो रहा है, फिर आंसर, बढ़िया आंसर निकल के आता है। तो हम ये समझ लिए कि श्रम, श्रम के अंतर्गत भौतिक और जैविक गतिविधि को हन्ना अरेंट मानव की गतिविधि का प्राथमिक कार्य बताती है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा कह रही है कार्य, वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति ना, हम सब व्यक्ति हैं, ठीक। ये बताइए कि हम सब एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वर्ल्ड का निर्माण कर लेते हैं। आर्टिफिशियल वर्ल्ड कहने का क्या मतलब है कि हम कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट में रहते हैं, पर क्या होता है फ्यूचर की बातें करते हैं। फ्यूचर में ये होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा कार, बंगला, गाड़ी, भाई तेरा ये करेगा, वो करेगा। ये क्या है? आर्टिफिशियल वर्ल्ड आप बना रहे हैं, जिसमें बड़ा ही अच्छा अच्छा ही कल्पना करेगा। बताओ, कल्पना में कोई गरीब हो तो
तो सोच के आपको हंसी आएगा कि कल्पना आप कर रहे हैं, कल्पना में भी करीब है। जैसे अभी आपको बोले कि आपका क्या विश है, कितना रुपए आप कमाना चाहते हैं, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसलिए आप लोग बताइए कुछ, कितना आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास हो? करोड़ों रुपया। करोड़ों? कितना करोड़ हो कि आप मतलब ठीक महसूस करें, संतुष्टि हो? 100 करोड़, बहुत बढ़िया। आप? 500। 500 करोड़। 1-2 हज़ार करोड़। 1-2 हज़ार करोड़। देख रहे हैं, मतलब मेरे क्लास में बैठा हुआ बच्चा, अब पता नहीं ज्ञान लेना उद्देश्य है कि पैसा कमाना जो भी हो, पर 100 करोड़, 500 करोड़, 1000, 2000 करोड़ की बातें हो रही है। होती है, मनुष्य है तो कल्पना भी तो कर। अब किसी से पूछा जाए कि आप कितना कमाना चाहते हो और बोले 10,000, 20,000, इंसान सोच से ही गरीब है, ये क्या ही अमीर बनेगा, क्योंकि सोच ही नहीं पा रहा है ज्यादा खुद से। तो कम से कम सोच में तो अमीर होना ही चाहिए, बाकी तो समय बताएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये कार्य में कर रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, मानव हमेशा कृत्रिम दुनिया का बना लेता है और खुद को प्रकृति से थोड़ा अलग दिखाता है। मानव के बारे में कहा जाता है कि मानव प्रकृति का सबसे अप्राकृतिक सदस्य है। मानव प्रकृति का सबसे अप्राकृतिक सदस्य है। क्यों? हमें प्रकृति ने बनाया। पर ये बताइए, जब हमें ये लगा कि भाई कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप लगता है, तो हम क्या हुआ, पहले तो गुफा में जाने लगे, उसके बाद आज घर है। घर जब हो गया एक से एक डिजाइन का घर। उसके अलावा प्रकृति में भाई अभी मौसम बदलता है, तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी लग रहा है, तो फील करो ना, कुत्ता हो, भैंस हो, गाय हो, सबको गर्मी लगती है। पर क्या वो करते हैं? कुछ नहीं, वैसे ही जिएंगे। पर हम पंखा, कूलर, एसी तक लगवा लिए। आपको दिख रहा है, प्राकृतिक होते हुए अप्राकृतिक, और ज्ञान देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इसके अलावा अंधेरा होता है तो रात अंधेरे के लिए है, रात में आराम से सोना चाहिए, जहाँ की प्रकृति का जैसे नियम है ना, कुछ ऐसे प्राकृतिक मतलब जीव जंतु हैं जो रात में दिखते हैं, तो प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया। पर हम इंसान से आज तो खैर अंतरिक्ष भी दूर नहीं है ना, इतना दूर वहां तक पहुंच गया है, रात में हमने लाइट बना दिया, आजकल आर्टिफिशियल सन बनने लगा है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव प्राकृतिक सदस्य होते भी अप्राकृतिक है। आंख से थोड़ा कम दिखने लगा अगर एज के साथ, तो ठीक है ना, प्रकृति चाह रहा है कि अब आपको कम दिखे, पर नहीं, हम चश्मा लगाएंगे, चश्मा लगा के सही दिखेंगे, देखेंगे। क्या है, प्रकृति ने तो आपको कपड़ा नहीं दिया, पर हम कपड़ा पहनेंगे, और सिर्फ पहनेंगे नहीं, स्टाइलिश, कूल लगना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मानव प्राकृतिक होते हुए भी क्या है, अप्राकृतिक है। समझ आ रहा है? तो वैसे ही श्रम कार्य के अंतर्गत ये क्या करता है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बना लेता है ताकि हम प्रकृति से कुछ तो अलग दिखे, दिखता भी है मानव। अगला है एक्शन। हन्ना अरेंट कहती है कि मनुष्य के लिए सबसे जरूरी सर्वोपरि जो गतिविधि है वो है एक्शन, क्रिया। क्रिया क्या होता है? तो आप जो इंग्लिश में पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर में, वो नहीं होता है। जो हिंदी में पढ़े होंगे व्याकरण में, वो भी नहीं होता है। यहाँ एक्शन का क्या मतलब है कि आपके द्वारा किया गया कोई कार्य जिससे सार्वजनिक भलाई होता हो। कौन सा भलाई होता हो? सार्वजनिक, सबका। जैसे बताओ, अभी क्लास में भी कुछ बच्चे बैठे हैं, कैमरा लगाने का क्या जरूरत है, चुपचाप इन्हीं को पढ़ा देते, यही जान लेते। पर हम चाह रहे हैं कि ना कुछ लोगों तक विचार पहुंचे, कुछ लोग समझे तो इनको जाने। तो हम क्या कर रहे हैं हन्ना अरेंट के हिसाब से, एक्शन जो सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करेगा। कितना अच्छा लग रहा है सुन के। थॉमस हॉब्स बगल में बैठा है, लेकिन फालतू का बकवास मत करो, कोई सार्वजनिक भलाई होता नहीं है। मूलतः मनुष्य, इंसान स्वार्थी, लालची, निकृष्ट, पापी है। क्योंकि ये जो ड्रामा ऊपर से चादर ओढ़े हुए हो कि हम समाज का भलाई करना चाहते हैं, इसके मूल में है कि भाई यूट्यूब वीडियो वायरल हो जाए, कुछ पैसा आए। सार्वजनिक भलाई वलाई का बात है नहीं, पैसा आए। यहाँ जो बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, हम नहीं चाहते कि इनको ज्ञान मिले, कोई सरोकार नहीं है ज्ञान मिलने से, है ना। ये आगे चल के क्या करेंगे लाइफ में कोई मतलब नहीं, बदले में ज्ञान दे रहे हैं, पैसे दो। अगर ये बोल दे कि पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे ज्ञान खत्म हो गया, मतलब अब आ नहीं रहा है ना, छुट्टी मारने लगेंगे, कुछ ना कुछ बहाना मार देंगे। ये है इंसान। हम सब ये बता रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन दोनों में। ये कर रहे हैं कि मानव द्वारा किया गया ऐसा एक्शन जो सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करे,
है ना, सार्वजनिक भलाई है तो मनुष्य को कार्य करना भी चाहिए, राजनीति का ये भी उद्देश्य है। थॉमस हॉब्स बगल में कह रहे हैं कि फालतू का बात है। मैकियावेली तो कहता है कि सब चक्कर में ही नहीं पड़ो, मानव केवल और केवल चाहता है संपत्ति अर्जित करना। जॉन लॉक भी कहते हैं, लेकिन जॉन लॉक उदारवादी है, मैकियावेली को तो आप समझेंगे घोर यथार्थवादी आप कह सकते हैं। कहता है, मैकियावेली का कथन है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है किंतु अपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को नहीं। सोच के देखिए, विचार हिला देने वाला है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं वो भारत में आपको देखने को मिलेंगी। सत्य, अहिंसा, झूठ बोलना पाप है ना, मानव की सेवा ही सच्ची सेवा है, माता पिता का सेवा करना चाहिए। मैकियावेली बैठ के क्या कह रहा है, पिता के हत्यारे को भूल जाएंगे, भौतिक संपत्ति जो मेरा है उसको नुकसान पहुंचाने वाले को तो नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं सच है कि नहीं, जब मैकियावेली पढ़ेंगे तो उसका क्लास ठीक से लेंगे, मतलब उसका क्लास नहीं लेंगे, मतलब हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें ठीक से समझेंगे उसको। तो एक्शन का मतलब यहाँ इनको आपको समझ आया, बताइए कोई डाउट? तो क्या हम कह रहे हैं कि हन्ना आरेंट मानव गतिविधि को 3 रूपों में वर्गीकृत करती है। पहला है श्रम, श्रम यानी कि भौतिक और जैविक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मानव जो भी करता है। दूसरा कार्य कि मानव प्रकृति से अपने को कुछ अलग दिखाने के लिए जो भी करे, है ना। एक्शन, सार्वजनिक भलाई के लिए जो करे। अब यहाँ थॉमस हॉब्स को अगर आप सुने तो थोड़ा आपको लगा कि मतलब मनुष्य स्वार्थी है, सही भी लगेगा कि हाँ स्वार्थी है, पर इतना खुश होने का जरूरत नहीं है ना। थॉमस हॉब्स का भी काट है ना, ऐसा नहीं है कि उनका विचार अंतिम है। अगर मनुष्य स्वार्थी है, जैसे थॉमस हॉब्स का जब विचार पढ़ेंगे ना तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि राज्य शक्तिशाली निरंकुश होना चाहिए। राज्य का एकमात्र उद्देश्य है मानव के मतलब आत्मरक्षा करना, कि आपका आत्मरक्षा होते रहे। अगर आपका रक्षा हो रहा है, राज्य रक्षा कर रहा है, तो राज्य की आज्ञा का पालन करना बाध्यकारी होगा। क्लियर? लेकिन राज्य अगर आपका आत्मरक्षा करने में सफल नहीं है तो राज्य की आप अवज्ञा कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब है कि थॉमस हॉब्स कहना चाह रहा है कि आत्मरक्षा सब सर्वोपरि है। तो थॉमस हॉब्स साहब से सवाल पूछा जाए कि तो व्यक्ति बताइए कि सुसाइड क्यों करता है? जब आत्मरक्षा ही सर्वोपरि है, हम अपना जान ही बचाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, तो व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है, अपना जान क्यों ले लेता है? अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ एक माँ मतलब है ना बह रही थी, आप लोग भी देखे ही होंगे, साथ में बच्चे को लेके। तो भारत में तो माँ अपने बेटे बेटी के लिए जान तक दे देती है, उनके लिए तो आत्मरक्षा बड़ी बात नहीं है, वो तो चाहती है इसका रक्षा हो। तो थॉमस हॉब्स अभी कटघरे में आपको खड़ा दिखेगा, जवाब नहीं है उसके पास। यही पढ़ने का मजा है फिलॉसफी और थॉट, कि आप जिसको पढ़ते रहेंगे ना आपको लगेगा कि अरे यार यही सत्य है, यस, इसके अलावा कुछ नहीं है ना, यही सत्य बोला गया है। कार्ल मार्क्स पढ़ते हुए लगेगा कि एकदम ठीक कह रहा है, दिल का बात निकाल कर रख दिया। और थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे पता चलेगा कार्ल मार्क्स भी हाथ खड़ा किए हुए है ना, कहेगा मतलब गलती हो गया माफ कर दो, है ना। आलोचना, आलोचनात्मक हमेशा आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क और बैलेंस अप्रोच। समझ आ रहा है? तो हन्ना अरेंट के बारे में बताइए, इतना कोई दिक्कत? अच्छा, चाहे तो 2 घंटे क्लास लेके हन्ना अरेंट को आज निपटाया जा सकता है, और करेंगे नहीं ऐसा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल फिर से हन्ना अरेंट। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।